बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर ख़त का मामला इंतहाई पेचीदा और ख़तरनाक होता जा रहा है और अब इस सारे मामले की गुत्थियाँ सुलझने के करीब पहुँच चुकी हैं। ये ख़त लिखने वाला या फिर इस खुफिया दस्तावेज़ के अंदर धमकियाँ देने वाला शख्स आखिर कौन था, इसके हवाले से कुछ बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है और बड़ी खुसूसी मालूमात हैं। लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब मामलात बहुत ही मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर रहे हैं। रात गए तकरीबन 1 बजे मुझे खबर मौसूल हुई कि पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सालार वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मिले हैं। ये कल के दिन की इमरान खान की अस्करी हुक्काम से तीसरी मुलाकात थी, यानी कि एक दिन में 3 मुलाकातें। अब होने क्या जा रहा है, मामला क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है और अब इस ख़त को डीक्लासिफ़ाई, क्योंकि ये क्लासिफ़ाइड ख़त है, इस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का इत्तलाक हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं और इसे डीक्लासिफ़ाई करके कौम के सामने लाने का तरीक़ा भी इमरान खान को मिल चुका है। इसके लिए रास्ता भी सामने आ चुका है और हमने खुद भी कुछ डिटेल्स आपके लिए इकट्ठी की हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो आज की पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और पार्लियामेंट का जो सेशन है कौमी असम्बली का 4 बजे जो शुरू हो रहा है, उससे पहले बहुत बड़ा धमाका भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की कल के दिन की तीसरी अहम मुलाकात हुई। इस सब में ये तीसरी मुलाकात थी जो कि रात तकरीबन 1 डेढ़ बजे की इत्तलात के मुताबिक जारी रही और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मेरे पास जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि इमरान खान को 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं जिनमें विन विन सिचुएशन जो है वो बनाने के लिए। और ज़ाहिर बात है अददी अक्सरियत के हवाले से मैं आपको ज़रा लेटेस्ट फिगर भी रख दूँगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त इमरान खान के सामने 2 चीज़ें हैं। एक तो वो कौमी असम्बली के अंदर वाज़े तौर पर अददी अक्सरियत जो है वो खो चुके हैं और इस सूरत में तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरान खान इस्तीफ़ा दें। इमरान खान को इस्तीफ़ा नाकाबिल कबूल है और ये सब जानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ वन थिंग विच इज़ ऑन द टेबल, क्योंकि ये एक चीज़ नज़र आ रही है, वरना ऑब्वियसली फिर इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के तहत ऐवान का एतमाद खो कर जाना पड़ेगा। अब इस सब के अंदर फ़ौरी नए इंतखाबात पर अगर रज़ामंदी हो जाती है तो तहरीक अदम एतमाद वापस लेकर कुछ वक्त दिया जा सकता है और इसमें अपोजिशन को और हुकूमत को एक ऐसे मकाम पर लाने की कोशिश की जा रही है जिसमें मुल्क का फ़ायदा हो जाए और चीज़ें जो हैं वो ख़राब ना हों। और इत्तलात ये हैं कि ग़ालिबन अक्टूबर में इंतखाबात करवा दिए जाएँ। उसके बाद जो एक कंसर्न है अपोजिशन का कि इमरान खान जिस शख्सियत को आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं उन पर उन्हें एतराज़ात हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि वज़ीर आज़म इसे लगाए इसे ना लगाए, और अगर टॉप पर पहुँचा है कोई शख्स उस ओहदे पर इस कदर एक प्रोफेशनल इदारे में, तो फिर उस पर इख्तलाफात होना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस सब में इत्तलात ये हैं कि अक्टूबर में इंतखाबात हों और जो अवाम का ताज़ा मैंडेट लेकर आए, जो वज़ीर आज़म बने, वो फिर अगले आर्मी चीफ का नवंबर में जब जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो रही है, वो उस वक्त उसके हवाले से तमाम तर चीज़ें कर ले और वहाँ पर वो अपना नया चीफ जो भी उस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में जनरल बाजवा नाम भेजें, टॉप के 4-5 लोगों के, उन नामों में से एक नाम को चूज़ कर लिया जाए। इस सब में अब नाज़रीन कराम हालात जो हैं वो आपको पता है कि किस तरह के बन चुके हैं। संडे को इमरान खान ने एक कॉल दी है, ये एक अनऑफिशियल कॉल के तौर पर चीज़ आ रही है और डी चौक 1 लाख बंदे के पहुँचने का इमरान खान ने कहा है। और ज़ाहिर बात है जब वो डी चौक पहुँचेंगे, ऑफिशियली तो बुला नहीं रहे, अवाम के समुंदर को रोक कोई नहीं सकता, तो ये चीज़ें थोड़े से आप कह सकते हैं कि तसादुम की तरफ भी जा सकते हैं और अवाम चार्ज है। वो जो एयरपोर्ट के ऊपर MQM के रहनुमा के साथ जिस तरह से शहरियों ने घेरा है और जो रहनुमा कुंवर नवीद जमील को जो अवाम ने गंदा किया है इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर और MQM वालों को जो क्लास लिया और उन्हें लिताड़ा है, अब ये इन्हें हॉन्ट करेगी चीज़। और जो इमरान खान से बेवफाई कर रहा है, इमरान खान का साथ नहीं दे रहा, ये अवाम को वाज़े हो
रहा है कि वो अब मुल्क व कौम से शायद गद्दारी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुर्तकिब हो रहा है, क्योंकि ये ख़त तो सामने है कि इसमें फ़ॉरेन इन्वॉल्वमेंट है। अब इस सब में मुत्तहदा अपोजिशन ने अददी अक्सरियत जो है वो साबित कर दी थी कल ही, और सिंध हाउस में मुत्तहदा अपोजिशन का इजलास हुआ जिसमें 196 अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की, और इसमें PTI के मुनहरिफ 22 अरकान भी शामिल थे। यानी कि 172 रिक्वायर्ड है, 196 इन्होंने नाज़रीन कराम कल अपने शो कर दिए। और इसमें एक इजलास हुआ जो कि सिंध हाउस में हुआ, जिसमें नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मिंगल और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने खिताब किया और कहा कि इमरान खान की शिकस्त जो है वो अब इमरान खान का मुकद्दर बन चुकी है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा इजलास के अंदर PTI के मुनहरिफ अरकान में आमिर लियाकत की तो तस्वीर भी आई। फ़ारूक चौधरी जो कि फवाद चौधरी के कज़न हैं, उन्होंने भी शिरकत की, और फवाद चौधरी ने कल इनके हवाले से रात गए ट्वीट करके इन्हें एक बेशरम आदमी करार दिया है। राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, जुवेरा ज़फ़र, बासित बुखारी, नूर आलम, रमेश कुमार, अमजद खोसा, अफजल ढांडला भी शरीक हुए। इसके अलावा राना नून कासिम, आमिर गोपांग, बासित सुल्तान बुखारी भी नाराज़ या मुनहरिफ अरकान की इस फहरिस्त में मौजूद हैं, जो कि कल सिंध हाउस में वहाँ पर मौजूद थे। और जो मुत्तहदा अपोजिशन है उसने 196 लोग शो कर दिए हैं। अब ऑब्वियसली अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करें, खान साहब के पास 140-45 बंदा रह गया है, तो इस सूरत में इमरान खान साहब जो हैं उन्हें अगर आप कहें कि तहरीक-ए-एतमाद में कोई बहुत बड़ा मुआवजा हो जाएगा तो फिर वही बचा सकता है इस सूरत में। लेकिन ऑब्वियसली ट्रंप कार्ड, वो ख़त और वो तमाम तर चीज़ें हैं, और उसे आवाम तक लाने के लिए डीक्लासिफाई करने का जो तरीका है उस पर भी आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ ताज़ा तरीन पॉलिटिकल अपडेट्स भी दे दूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा है वो कल गवर्नर को पहुँच गया, और बीच में ये बात थी कि शायद इमरान खान ने ये इस्तीफ़ा खुद लिया, गवर्नर के पास नहीं गया, और ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह से मामला नहीं हो रहा, और ये तमाम तर जो इक़दामात हैं ये आप कह लें कि इमरान खान डॉज कर रहे हैं। लेकिन कल ये इस्तीफ़ा जो है ये मौसूल भी हुआ है, और इत्तलात ये हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा आज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मंजूर कर लेंगे। मेरे अपने PTI के कुछ ज़राए कह रहे हैं आज ना हुआ तो ये कल ही हो जाएगा। अलीम खान के बाद तरीन ग्रुप भी हुकूमत का साथ देने से इनकारी हो चुका है, तो चौधरी परवेज़ इलाही का वज़ीर आला बनना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि PTI से तरीन और अलीम ग्रुप तो उधर जा रहा है, लेकिन नून लीग के मुनहरिफ अरकान ने परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो वहाँ से अगर वो इक्वल हो जाए फिर ऑब्वियसली परवेज़ इलाही इमरान खान के जो इस वक्त मुकर्रर करदा कैंडिडेट हैं वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बन सकते हैं। अब नाज़रीन कराम, आज कौमी असम्बली का इजलास भी होना है, तहरीक-ए-एतमाद एजेंडे पर शामिल है, और ये 4 बजे मामला होना है। और एक मरतबा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर चौथे नंबर पर है एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक़ करारदाद पर बहस होगी, इससे पहले वक्फ़ा सवालात, और फिर एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है, उसके बाद इस पर इन्होंने आना है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने ये पेशकश कर दिया कि असास ख़त पर पार्लिमानी लीडर्स को इन कैमरा इजलास की दावत दी है। हुकूमत और अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमा मुत्तफ़िक हो जाएँ तो ख़त ज़ेर बहस लाया जा सकता है, और हसास ख़त पर पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में भी बहस हो सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, और चूँकि ये बात अब एक आप कह लें कि ऑफिशियली अनऑफिशियल बात है या अनऑफिशियली ऑफिशियल बात है, लेकिन अमेरिका के हवाले से ये बात हो रही है कि इसमें तमाम सहाफ़ियों का भी इस पर कंसेंसस है कि अमेरिका ही वो मुल्क है जिसमें ये सारी डिस्कशन हुई, और ये मीटिंग के जो मिनट्स हैं ऑफिशियल दस्तावेज़ की सूरत में 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिसीव हुआ, जिसमें क्लियर धमकियाँ थीं। अब इसमें कुछ दावे किए जा रहे हैं और कुछ सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि जो शख्सियत वहाँ पर इस डेलीगेशन को, डिप्लोमेट्स के डेलीगेशन को US साइड से लीड कर रही थी, उनका नाम डोनाल्ड लू है, और ये अमेरिका के एक डिप्लोमेट हैं जो कि इस वक्त, इससे पहले वो वैसे किर्गिज़स्तान और अल्बानिया के अंदर अमेरिका के सफ़ीर रह चुके हैं, करियर डिप्लोमेट हैं, और इस वक्त वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, यानी कि साउथ एशियन अफेयर्स और सेंट्रल एशियन जो हमारा रीजन है इसके लिए नाइब या फिर मुआविन वज़ीर ख़ारजा हैं। वज़ीर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन है, उनके बाद ये पाकिस्तान, इंडिया, इन तमाम तर चीज़ों को देखने के लिए और सेंट्रल एशिया को देखने के लिए। ये बड़ी दिलचस्प इनके बारे में मैं चीज़ें पढ़ रहा था, और मुझे पता चला कि ये चाइनीज़ ज़ुबान बोल सकते हैं, ये उर्दू, हिंदी, रशियन, आज़रबाईजानी और अल्बेनियन ज़ुबानों पर भी उबूर रखते हैं। तो ये एक बड़े ही आप कह लें कि डिप्लोमेट एक बड़ा नाम है। इसके अलावा कुछ दावे हो रहे हैं, और एक सहाफ़ी हैं
हमारे दोस्त हैं जमील फ़ारूकी साहब, उन्होंने कल एक दावा किया और सोर्सेज़ के हवाले से कहा कि यूके की होम सेक्रेटरी जो कि इंडियन ऑरिजिन की हैं, प्रीति पाटिल भी हो सकती हैं ये, लेकिन ऑब्वियसली वो होम सेक्रेटरी हैं और ये चीज़ें जो हैं ये फ़ॉरेन सेक्रेटरी का काम होता है। आप कह लें कि वो वज़ीर दाखिला है वहाँ की, वज़ीर ख़ारजा नहीं है। तो जो चीज़ इस वक्त अंडरस्टैंडेबल लग रही है वो यही है कि अमेरिका के या तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशियन अफेयर हु इज़ द एग्जैक्ट एंड द मोस्ट कंसर्न्ड पर्सनल फॉर ऑल ऑफ दिस, वो इस सब के अंदर हो सकते हैं। अब नाज़रीन इकराम, मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि ये जो दस्तावेज़ है इस पर बात ये कही जा रही है कि अंग्रेज़ के दौर का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 उसका इतलाक़ होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि ये चीज़ें इस तरह से ना करें, लेकिन दुनिया भर में एक तारीख है कि इवन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को भी डी क्लासीफाई किया जा सकता है। अमेरिका के अंदर इसकी मिसालें हैं और जो यूनाइटेड किंगडम है उसके अंदर इसकी नाज़रीन इकराम मिसालें हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यूके के अंदर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जो कि लेटेस्ट 1989 में हुआ, लेकिन उसके साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आया सन 2000 के अंदर, जो कि इसके साथ ही साथ ये तमाम तर चीज़ों को डिस्क्लोज़ करने का भी कहता है और फिर उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है और ये चीज़ें होती हैं। अमेरिका में भी यही प्रोसीजर है और पाकिस्तान में अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है तो पाकिस्तान के अंदर राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बिल 2017 भी है, जो कि हर सिटीज़न को ये राइट देता है कि वो पब्लिक ऑफिस की जो बॉडीज़ हैं जो कि अवामी ओहदे हैं उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन तलब कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि वो ऑब्वियसली कि अवाम का ये राइट है, अवाम ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। तो एक चीज़ ये है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें की जा सकती हैं गवर्नमेंट की तरफ से और वो इक़दामात ये हो सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान वफाकी काबीना से ये मंजूरी ले कि ये एक ऐसी चीज़ है। इसके अंदर मेरी कुछ लोगों से बात हुई और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर ये भी बताया गया है कि ये आपके जितने फ़ौजी हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो सर्विस की है और फिर रिटायरमेंट की, इस पर अमल पैरा रहते हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से अमल पैरा रहते हैं। और ये बेसिकली कौमी राज़ों को किसी ऐसे अनासर की तरफ ना ले जाना है जिनके लिए ऑब्वियसली वो ख़राब हों। और ज़ाहिर बात है जैसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई कौमी राज इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर कर दे वहाँ के किसी शख्स, इसके लिए ये बनाया गया है। अब इसके अंदर बहुत से सवालात भी हैं कि इसके ऊपर कह रहे हैं कहा ये जा रहा है और मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, रेलिवेंट लोगों से, वो कह रहे हैं कि इस पर तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता ही नहीं है। जब एक मुल्क को धमकी दी जाती है तो उस धमकी को रेलिवेंट लोगों के साथ शेयर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके प्राइम मिनिस्टर को एक फोरम के ऊपर इंडिया तड़ी लगा दे और क्या है कि हम हमला कर रहे हैं, तो क्या वो उसे अपने तक ही रखे, आपके चीफ को ना बताए? अगर कोई आपके ऊपर इकोनॉमिक हमला करने लगा है, आपके ऊपर इकोनॉमिक बम गिराने लगा है और आपको वो धमकी मिली है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर कहे कि ये क्लासिफाइड है? नहीं, उसमें पूरी कौम ने तैयार रहना है उस मुआशी जंग को लड़ने के लिए, तो पूरी कौम को बताना है। और इसके अंदर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं कि आपके ऊपर पाबंदियाँ, सैंक्शंस, हर चीज़ रहेगी। तो ऑब्वियसली इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, मेरी अपनी दानिस्त में यह है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इस पर इत्तलाक ही नहीं होता और ये चीज़ें जो हैं ये पब्लिक के सामने रखी जा सकती हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्कानात भी हैं। तो ये इस वक्त एक मामला बन चुका है और ऑब्वियसली अगर वफाकी काबीना से इसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को डी क्लासीफाई करवा लिया जाए तो फिर भी इसके हवाले से बहुत से इम्कानात हो सकते हैं, क्योंकि वफाकी काबीना भी एक अल्टीमेट अथॉरिटी है और काबीना अगर मंजूरी दे दे तो इसके हवाले से भी कोई कानूनी राह निकाली जा सकती है। खान साहब की अपनी कानूनी टीम बड़ी बेहतरीन है जो कि 63A की तशरीह के अंदर जो सरप्राइज़ दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो बहुत से मामलात के अंदर इस ख़त को पब्लिक करने के लिए अभी भी राहें मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ क्लासिफाइड हमेशा रहेगा। ऑब्वियसली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी तो है फिर 2017 का, मेरा भी तो राइट है, आपका राइट नहीं है कि आपके मुल्क को कोई धमकी देता है और आपके ऊपर आप उसके डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं, मैं उसका डायरेक्ट बेनिफिशरी हूँ, या फिर आप कह लें कि हम उस सारे के सारे मामले में डायरेक्ट अफेक्टिंग हैं और उस धमकी का असर आप पर भी आएगा, मुझ पर भी आएगा, तो फिर वी हैव द राइट टू नो इट। तो ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ है जिससे एक रास्ता खुल सकता है आवाम तक चीज़ें पहुँचाने का। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।